नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डीसी यादव और आप सभी लोगों का डीआरडीसी एजुकेशन पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 11 जून 2025 का करंट अफेयर्स, जो यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टेट, सीटेट, अग्निवीर, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस जैसे परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारे साथ आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए डीआरडीसी एजुकेशन को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, 11 जून के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट 2025 के बारे में। जानेंगे दुनिया की क्या स्थिति है, भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क के बारे में अध्ययन करेंगे, 28वें नेशनल ई गवर्नमेंट अवार्ड किसे दिया गया इसका अध्ययन करेंगे, साथ ही एक्जिम ओम 4 अंतरिक्ष मिशन जिसे आज लॉन्च किया जाएगा इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, उम्मीद पोर्टल, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और खेल समाचार। इसके अलावा हम प्रमुख दिवस का भी अध्ययन करेंगे। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हम विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट 2025 की। तो इसे जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। आपसे सवाल किस तरह बनाए जाते हैं कि विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया या जारी किया गया, तो इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इस बार कौन सा संस्करण था, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, तो 10वां संस्करण था। साथियों, इस 2025 में वैश्विक ऊर्जा निवेश में लगभग $3 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया है, जिसमें $2 ट्रिलियन जो है वो स्वच्छ ऊर्जा के लिए है, जबकि $1 ट्रिलियन जो है वो कोयला, तेल, गैस यानी पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए है। स्वच्छ ऊर्जा में निवेश की अगर बात करें तो पिछले 5 वर्षों में 7% से अधिक इसमें बढ़ोतरी हुई है। दुनिया अब फोसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की ओर शिफ्ट हो रही है, ऐसा कहा गया है। साथियों, जो टॉप 3 देश हैं इसमें चाइना पहले स्थान पे है, जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बैटरी निर्माण में सबसे अग्रणी स्थान पे बना हुआ है। इसके अलावा अमेरिका दूसरे स्थान पे, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन एनर्जी में तेज़ी से विकास कर रहा है, और भारत इसमें तीसरे पायदान पे है। ये सवाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिपोर्ट जारी की गई है इसमें पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है, तो चाइना रहा है। दूसरे स्थान पे कौन सा देश है, अमेरिका है। तीसरे स्थान पे कौन सा देश है, तो अपना देश भारत है। साथियों, अगर भारत की स्थिति की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा निवेशक बन चुका है। भारत की बात करें तो लगभग $170 अरब का निवेश भारत ने किया है, यह अनुमानित किया गया है IEA के द्वारा। और जो भारत का मुख्य फोकस है वो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन ईंधन की ओर है। साथियों, इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं जिसका मेंशन किया गया है इस रिपोर्ट में, उसमें अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी जो है, पावर ग्रिड अपग्रेडेशन की बात की गई है, इलेक्ट्रिक वाहन की, ऊर्जा दक्षता की और हरित हाइड्रोजन और बैटरियों का निवेश की बात की गई, यानी इन क्षेत्रों में निवेश की चर्चा हुई है। अब बात करते हैं हम रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था IEA के बारे में, जिसे हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के नाम से जानते हैं। साथियों, इसका मुख्यालय पेरिस में है। ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि IEA का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में, क्योंकि ये सुर्खियों में था। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, जो सुर्खियों में होता है सवाल हमेशा वहीं से आते हैं। लगभग 99.9% जो होते हैं सवाल करंट के ही होते हैं, भले स्टैटिक से आए लेकिन वो सुर्खियों में बने रहते हैं। साथियों, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और इसमें सदस्य देशों की संख्या जो है वो 31 है। अब दूसरी प्रमुख खबर है साथियों, भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क। ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि ये देश का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क है। ये विकसित किया जा रहा है साथियों नई दिल्ली में, जो राष्ट्रीय स्तर पर ई कचरे को सुरक्षित और वैज्ञानिक निपटान की दिशा में एक बड़ा कदम है। साथियों, बात की जाए तो दिल्ली में होलंबी कला, जो उत्तर पश्चिम दिल्ली है, वहाँ पर 85 एकड़ में इसका विकास किया जा रहा है और इसका जो विकास कार्य है ये दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा है और इस परियोजना की निगरानी DSIDC के द्वारा किया जाएगा। साथियों, इसमें जो प्रमुख सुविधाएं हैं अगर उनकी बात करें तो अत्याधुनिक तकनीकों से ये युक्त है। रिसाइकलिंग यूनिट्स, प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं, यहाँ पर प्रदर्शनी और तथा जागरूकता भवन भी बनाया गया है। ई कचरे के वर्गीकरण, प्रसंस्करण तथा निपटान की पूर्ण व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ई कचरे का वैज्ञानिक तथा पर्यावरण के अनुकूल निपटान करना,
ई कचरे का पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग करना। अनौपचारिक जो क्षेत्र है, इनफॉर्मल सेक्टर हैं, जहाँ पर भारी मात्रा में ई कचरा उत्पन्न हो रहा है, उसको नियंत्रित करना तथा प्रदूषण नियंत्रण तथा हरित व्यवस्था को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब भी हम यूपीएससी में या स्टेट पीएससी में आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें इन सारे पहलुओं को, इन सारे बिंदुओं को हम शामिल कर सकते हैं। साथ ही भारत में अगर ई वेस्ट की स्थिति देखें तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई वेस्ट उत्पादक देश है। इससे आप स्टार कर लीजिए, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, यूपीएससी में ऐसे सवाल पूछे गए हैं। साथियों, पहले स्थान पे चीन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा ई वेस्ट उत्पादन कर रहा है। दूसरे स्थान पे अमेरिका है तथा भारत का स्थान तीसरा है। हर साल भारत लगभग 35 लाख टन ई कचरा का उत्पादन करता है। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भारत कितना बड़ा ई वेस्ट का उत्पादक है। सिर्फ 25% ही भारत में ऐसा है जिसका रिसाइकलिंग हो पाता है, यानी 75% जो है वो कचरे के रूप में फैले रहते हैं। ऐसे में भारत में जो पहला पार्क बनाया जा रहा है, इको पार्क, रिसाइकलिंग बेस्ट इको पार्क बनाया जा रहा है, वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से सवाल जरूर पूछे जाएंगे, इसको आप स्टार कर लीजिए साथियों। अगली खबर है 28वीं नेशनल ई गवर्नमेंट अवार्ड। सुर्खियों में इसलिए साथियों कि इसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया गया है और इसमें महाराष्ट्र के धुले जिले के रोहिणी ग्राम पंचायत को ग्रास रूट लेवल इनिशिएटिव के लिए श्रेणी में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी इस अवार्ड को किसके द्वारा दिया गया, या पहला सवाल ये पूछेगा आपसे तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, कौन सा संस्करण था ये सवाल पूछा जाएगा, तो इस बार 28वां संस्करण था। पहला स्थान किसने प्राप्त किया, तो पहला स्थान रोहिणी ग्राम पंचायत ने प्राप्त किया। किस राज्य का है, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के किस जिले में है, धुले जिले में। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। किस आधार पे मिला, तो ग्रास रूट लेवल इनिशिएटिव यानी जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए दिया गया है। कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ, तो प्रथम अवार्ड प्राप्त हुआ जिसमें गोल्डन अवार्ड दिया जाता है। साथियों, इस अवार्ड का जो आयोजन है वो किसके किसके द्वारा किया गया, ऐसे भी सवाल पूछे जाएंगे। तो पंचायती राज मंत्रालय के साथ साथ इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस यानी ड्रग शामिल है। यानी एक कह सकता है कि पंचायती राज मंत्रालय और ड्रग शामिल है, यह कह सकता है केवल एक, केवल दो, ऐसे सवाल बनाए जाते हैं। इसमें 1.45 लाख से अधिक प्रविष्टियाँ थीं और ग्राम पंचायत जो विजेता था उसमें रोहिणी ग्राम पंचायत धुले महाराष्ट्र का रहा है। जैसा मैंने कहा कि ग्रास रूट के लिए इसको दिया गया है। गोल्डन अवार्ड में 10 लाख रुपया दिया जाता है, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिया जाता है साथियों। अब दूसरे स्थान पे कौन सा रहा है, जैसा पहले स्थान पे हमने कहा कि रोहिणी ग्राम पंचायत रहा महाराष्ट्र के धुले जिले का। दूसरे स्थान पे सिल्वर मेडल प्राप्त किया है वो साथियों बेस्ट मजलिसपुर ने प्राप्त किया, ग्राम पंचायत ने, जो त्रिपुरा का है। तो त्रिपुरा का बेस्ट मजलिसपुर जो ग्राम पंचायत है ये दूसरा स्थान प्राप्त किया है, इसे सिल्वर अवार्ड मिला है। जबकि जूरी अवार्ड के लिए पलसाना गुजरात का ग्राम पंचायत हासिल किया है और एक और जूरी अवार्ड मिला है साथियों सुकेता का जो उड़ीसा का ग्राम पंचायत है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। अगली प्रमुख खबर है साथियों उम्मीद पोर्टल। उम्मीद पोर्टल सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जो हमारे किरेन रिजिजू जी हैं, ये कानून मंत्री भी हैं, इन्होंने उम्मीद पोर्टल का लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ये है कि ये वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता तथा डिजिटल नियंत्रण को बढ़ावा देगा। साथियों, इसकी जो प्रमुख विशेषता है कि वक्फ संपत्ति जितनी है उसका डिजिटल रजिस्टर होगा, जियो टैगिंग और जीपीएस के साथ इसकी निगरानी की जाएगी। 17 अंकों की यूनिट संख्या दी जाएगी। इसमें ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था की गई है और मेकर चेकर अप्रूवर प्रणाली के द्वारा इसको त्रिस्तरीय सत्यापन किया जाएगा और सार्वजनिक रूप से जानकारी उपलब्ध रहेगा। अब बात कर लेते हैं उम्मीद के बारे में। उम्मीद का पूरा नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि देश भर में वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण, पारदर्शी प्रभावी जवाबी प्रबंधन, अवैध कब्जे भंडारण का नियंत्रण तथा लाभार्थियों तक योजनाओं की सीधी पहुंच सुनिश्चित करना है। साथियों, अगली प्रमुख खबर है
इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि बीजापुर जो छत्तीसगढ़ का जिला है, वहाँ पर इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके जंगलों में सुरक्षा बलों तथा नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 17 वांछित नक्सली मारे गए, जिसमें शीर्ष माओवादी नेता जो सुधाकर भास्कर था वो भी शामिल थे। इनके ऊपर साथियों 1 करोड़ रुपए का इनाम था और ये भी मार गिराया गया है। तो इसलिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान सुर्खियों में है। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ऐसे ही सवाल हमारे एग्जाम में बनाए जाते हैं साथियों। तो छत्तीसगढ़ में 3 प्रमुख नक्सल प्रभावित जिला है, जिसमें सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा शामिल है। अब हम बात करें अगर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये बीजापुर जिले में है। 1981 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। ये 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और वहाँ पर एक नदी है इंद्रावती नदी, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। साथियों छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो 1 नवंबर सन 2000 को ये मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। इसकी राजधानी रायपुर है। मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव राय जी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जी। छत्तीसगढ़ में 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अलावा। एक है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो बस्तर जिला में है और गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान जो कोरिया जिला में है। साथियों छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख नदियां हैं उसमें महानदी, इंद्रावती, हंसदेव, शबरी, अरपा, शिवनाथ या जोंक नदी शामिल है। यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जो सुर्खियों में रहता है उससे रिलेटेड सवाल भी आते हैं। एक रामसर साइट है हंसदेव बांगो जलाशय, जिसे 2022 में घोषित किया गया था। साथियों अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मिशन की, जिसका नाम है एक्जिम 4 मिशन। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस मिशन के पायलट हैं, जो 40 वर्षों के बाद भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक उड़ान भरेंगे। साथियों ये स्पेस एक्स का चौथा निजी मिशन है। इसमें भारत, पोलैंड, हंगरी शामिल हैं। तो इसमें एक तो यूएसए हो गया, मैं आपको बता दूं यूएसए के साथ साथ जैसा मैंने बात की कि इंडिया, पोलैंड, हंगरी शामिल है। ये भी पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन सहयोगी देश शामिल हैं, तो इसमें भारत, पोलैंड और हंगरी शामिल है अमेरिका के अलावा। और स्पेस एक्स जो है ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का मिशन है, जो आजकल सुर्खियों में है ट्रंप के साथ विवाद में, हम सभी जानते हैं। अगर इस मिशन की बात करें तो इसका नाम एक्जियम मिशन 4 दिया गया है। आज यानी 11 जून को ये लॉन्च किया जाएगा और ये कनेडी स्पेस सेंटर जो फ्लोरिडा में है वहाँ से लॉन्च किया जाएगा साथियों। और जिस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा उसका नाम है फॉल्कन 9। ये सवाल पूछा जाएगा किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो फॉल्कन 9 से। और ये 14 दिन की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाएगा। मैक्सिमम 21 दिन भी हो सकता है। साथियों इसमें जो चालक दर सवाल हैं, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पेगी वाइटन साहब हैं जो नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री रह चुके हैं, ये इसमें जाएंगे, ये कमांडर हैं। ये पूछा जा सकता है, जैसे सारे लोगों की जो नज़रें होंगी वो शुभांशु शुक्ला पे होगी, तो सवाल पूछ सकता है कि इस मिशन के कमांडर कौन थे, तो पेगी वाइटन थे, ये नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री हैं। इस मिशन के जो स्पेशलिस्ट हैं वो स्लावोस उजांकी साहब हैं जो पोलैंड के हैं। इसके अलावा मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर तिबोर कंपनी है जो हंगरी के हैं। तो ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं साथियों। विशेषता इसकी क्या है कि भारत का पहला निजी सरकारी मानव अंतरिक्ष मिशन है ये, जिसमें भारत, पोलैंड, हंगरी 3 देश के प्रतिनिधि शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है उस पर वैज्ञानिक प्रयोग, जैव प्रौद्योगिकी तकनीकों का परीक्षण होगा। शुभांशु शुक्ला 1984 के बाद दूसरे भारतीय बनेंगे। इससे पहले राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे साथियों। अब बात करते हैं प्रमुख खेल खबरों की। खेल खबरों में बात है जो भारत के पूर्व कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी, उन्हें आईसीसी फेम ऑफ हॉल में जगह मिल गया है साथियों। तो टोटल 11वें ऐसे भारतीय हैं जिन्हें आईसीसी फेम हॉल में जगह मिला है। अब महेंद्र सिंह धोनी जी को इसमें शामिल कर लिया गया है। धोनी जी की कप्तानी में भारत ने तीनों आईसीसी ट्रॉफी जीती। 2007 में टी20 वर्ल्ड कप, 2011 में ओडीआई तथा 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने अपने नाम किया। इसके अलावा निकोलस पूरन जो वेस्ट इंडीज के टी20 के फास्टेस्ट खिलाड़ी हैं, हम सभी जानते हैं, इन्होंने साथियों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास दे दिया। अभी भारत में जो आईपीएल हुआ था जिस 2025 में, इन्होंने सबसे ज़्यादा उसमें छक्के लगाए थे। वेस्ट इंडीज के सलामी बल्लेबाज निकोलस पूरन ने, जैसा मैंने कहा, ये हैं
इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और अगली खबर मैं बताऊं, भारत के पीयूष चावला ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इसके अलावा साथियों, अभी फ्रेंच ओपन 2025 संपन्न हुआ पेरिस में, जहां पर विजेता रहे कार्लोस अल्कराज और उप विजेता रहे जेनिक सिनर। अल्कराज ने यह दूसरा फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम किया। इसके अलावा अगर मैं अल्कराज की बात करूँ, टोटल इनका 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब था साथियों। इन्होंने 2022 में सबसे पहले 19 वर्ष की उम्र में यूएस ओपन जीता था। 2023 में विंबलडन को अपने नाम किया। 2024 में फ्रेंच ओपन जीता। 2024 में विंबलडन भी जीता। इसके अलावा साथियों 2025 में इन्होंने फ्रेंच ओपन भी अपने नाम किया। तो फ्रेंच ओपन दूसरी बार, विंबलडन 2 बार इन्होंने प्राप्त किया, 1 बार यूएस ओपन इन्होंने अपने नाम किया और टोटल 5 बार ये ग्रैंड स्लैम टेनिस का प्राप्त कर चुके हैं। महिलाओं में बात करें तो महिलाओं में कोको गॉफ जो अमेरिका की खिलाड़ी, ये विजेता रहीं। उप विजेता रहीं आर्याना शबालेंका जो बेलारूस की थी। इसके अलावा साथियों नॉर्वे में चेस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन संपन्न हुआ, जहां पर मैग्नस कार्लसन विजेता रहे। दूसरे स्थान पर रहे फेबियानो कारुआना और भारत के डिव जो गुकेश हैं वो तीसरे स्थान पर रहे। तो ये पूछ सकता है भारत के डिव गुकेश किस स्थान पर रहे, पहला भी दे सकता है, दूसरा भी दे सकता है। तो ये तीसरे स्थान पर रहे। विजेता कौन रहे? मैग्नस कार्लसन इस शतरंज चैंपियनशिप के जो नॉर्वे में आयोजन हुआ। महिला वर्ग में अन्ना मुझे पहले स्थान पर रही, लेई टिंजिए दूसरे स्थान पर रही तथा हम्फी कोरेनी तीसरे स्थान पर रही। अब प्रमुख दिवस की बात कर लेते हैं जून महीने की। 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया गया साथियों। 3 जून को विश्व साइकिलिंग दिवस मनाया गया। 4 जून को अंतर्राष्ट्रीय मासूम बच्चों के आक्रमण के शिकार से बचाने के लिए दिवस मनाया गया। 5 जून को हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। साथियों ये थे 11 जून 2025 के प्रमुख सुर्खियाँ जो हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण थे। हमारे साथ अगर आप अब भी नए हैं साथियों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए DRDC एजुकेशन को। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।